हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल अवर स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। और आज मकर संक्रांति है, तो सबसे पहले सभी लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। सो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की जो क्लास 3 है वो लेके आई हूँ, और उसके बारे में आप से जो प्रैक्टिस सेट है उसके सारे क्वेश्चंस यानी कि 30 मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस को डिस्कस कराने वाली हूँ। सो गाइस, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और गाइस, आप अपने स्कोर के बारे में ज़रूर बताइए कि आपने कितना स्कोर किया है। तो गाइस, बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो है कि व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, यानी कि जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, उसका स्थायी समायोजन है। ऑप्शन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, या ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सभी। क्यों हो जाएगा इसका ये राइट आंसर? क्योंकि ये जो व्यक्तित्व स्थायी समायोजन ये पर्यावरण के साथ भी करता है, जीवन के साथ भी करता है और प्रकृति के साथ भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो है हमारा दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है, यानी कि जब बच्चा 2 वर्ष का हो जाता है तो वो कितने शब्दों को सीख लेता है। तो इसका राइट आंसर है 100 शब्द। ठीक है, यानी कि 100 शब्द वो सीख लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संवेगों की उत्पत्ति होती है, संवेगों की उत्पत्ति किससे होती है? तो फर्स्ट है मूल प्रवृत्ति से, या गत्यात्मक क्रियाओं से, या पोषण से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मूल प्रवृत्ति से, यानी जो संवेग होते हैं इनकी उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्ति से। और इन मूल प्रवृत्ति को किसने बताया था? तो ये बताया था हमारे मैकडूगल साहब ने। किसने बताया था? मैकडूगल साहब ने बताया था कि 14 हमारे क्या होते हैं? संवेग होते हैं, और 14 ही उसकी मूल प्रवृत्तियां होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो है हमारा कि शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है, यानी कि बच्चे को कब शर्म और गर्व की भावना महसूस होती है। तो इसके ऑप्शन है कि शैशवावस्था में ऐसा होता है उसके साथ, या फिर बाल्यावस्था में होता है, या किशोरावस्था में होता है, या फिर वृद्धावस्था में होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाल्यावस्था में ऐसा होता है। बाल्यावस्था में बच्चा जो होता है शर्म और गर्व की भावना का विकास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो है कि मैकडूगल के अनुसार, जिन्होंने हमारी मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया था और संवेग के बारे में बताया था कि 14 है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा एक मूल प्रवृत्ति है। उसका संबंध कौन सा संवेग से, यानी कि कौन से संवेग से जिज्ञासा का संबंध है? ठीक है, ऑप्शन है हमारे कि भय से है क्या, या फिर घृणा से है, या आश्चर्य से है, या फिर भूख से है। तो ये भय से नहीं होगा, जिज्ञासा थोड़ी आएगी जब भय हो गया, या फिर घृणा के लिए भी नहीं हो सकता है, भूख के लिए भी हमें जिज्ञासा नहीं होगी। हमें होती है जब भी कोई सरप्राइज देता है या बताता है कि आपके लिए सरप्राइज है, यानी कि आश्चर्य से हमारी क्या होगी? जिज्ञासा। हमें जिज्ञासा होगी कि हम उसको जाने की क्या है, हमारा जो सरप्राइज है वो क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वो है सीखने के नियम किसने दिए थे? ये दिए थे हमारे, किसने दिए थे ये बताइए? आपकी फ्रॉइड ने दिए थे, या स्किनर ने दिए थे, या थॉर्नडाइक ने दिए, या फिर एडलर ने दिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा थॉर्नडाइक। और इसके साथ साथ मैं आपको थॉर्नडाइक की एडिशनल जानकारी बता दूं, वो है कि थॉर्नडाइक ने हमारे जो 3 नियम दिए थे, एक तो दिया था उनने तत्परता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ रीडनेस, है ना, लॉ ऑफ रीडनेस दिया था किसने? थॉर्नडाइक ने दिया था। इसके साथ साथ दूसरा नियम दिया था, वो दिया था उन्होंने अभ्यास का नियम, यानी कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, अभ्यास का नियम दिया। और जो तीसरा नियम दिया था वो भी थॉर्नडाइक साहब ने दिया था कि प्रभाव व परिणाम का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट। ये तीनों नियम किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए थे, ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ उन्होंने गौण नियम भी दिए थे, जैसे कि बहुप्रतिक्रिया का नियम, या आत्मीकरण का नियम, ये सब भी उन्होंने ही दिए थे। और इसके अलावा थॉर्नडाइक साहब ने जो किया था वो एक भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था, यानी कि उन्होंने एक बॉक्स रख दिया था और उसमें बिल्ली को रख दिया था। बिल्ली में एक उसके बॉक्स में लगा रहता था एक इस टाइप का खटका लगा रहता था, और उस खटके को दबाते ही बिल्ली के लिए क्या आ जाता था? भोजन आ जाता था। इस टाइप का उन्होंने एक प्रयोग किया था, वो किया था एक भूखी बिल्ली पर उन्होंने प्रयोग किया था। और उनके इस प्रयोग को एसआर थ्योरी के नाम से भी जाना गया। ठीक है, एसआर थ्योरी, या फिर संबंधवाद या बंध का सिद्धांत भी बोला गया, और आवृत्ति का सिद्धांत भी बोला गया। इसको प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी बोला गया, क्योंकि बार बार बिल्ली क्या करती थी? प्रयत्न करती थी, भूल करती थी, है ना। इसके बाद ही उसने खटके को दबाया और फिर उसको भोजन मिला, और इसको बोला चयन का सिद्धांत भी बोला गया। और एक और नाम था ठोस अधिगम का सिद्धांत, और प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, यानी कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो ये सारे जो सिद्धांत थे वो थे हमारे किसके? थॉर्नडाइक साहब के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वो है हमारा कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या है? जो बच्चे की जो शैशवावस्था होती है उसकी मुख्य विशेषता क्या नहीं है? ठीक है,
तो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता या जिज्ञासा की प्रवृत्ति या फिर अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या फिर चिंतन की प्रवृत्ति। आप इसका राइट आंसर दीजिए कि जो शैशवावस्था का बच्चा होता है वो बालक क्या करता है, यानी कि क्या नहीं करता, इसके बारे में आप बताइए मुझे कि क्या इसकी विशेषता नहीं है। तो देखो गाइस, ये जो सीखने की प्रक्रिया है ना कि बच्चा शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा सीखता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। जिज्ञासा भी बच्चे में बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत सारे आपसे क्वेश्चंस करता है। जिज्ञासा क्योंकि उसको नॉलेज नहीं रहता है तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस करेगा, आपसे पूछेगा भी। अनुकरण द्वारा ही सीखा गया, जैसे आप करेंगे वैसा ही बच्चा करेगा। लेकिन जो चिंतन की प्रक्रिया होती है ये शैशवावस्था की विशेषता नहीं होती है, क्योंकि जो चिंतन होता है वो क्या है, छोटा बालक चिंतन नहीं करता, ठीक है, चिंतन नहीं करता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार एक परिभाषा है कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। जो विकास है हमारा, डेवलपमेंट है, किस मनोविज्ञान के अनुसार विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। तो वो किसने बोला है, कॉलसेनिक ने बोला है या पियाजे ने बोला है, स्किनर ने बोला है या फिर हल्लॉक ने बोला है। तो इसका राइट आंसर दीजिए आपकी किसने। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये बोला था हमारे स्किनर साहब ने। किसने बोला था, स्किनर ने बोला था कि विकास जो है वो एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया, यानी कि जो विकास होता है वो सतत लगातार होता है और धीरे धीरे होता है, ये कहा था हमारे स्किनर साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है हमारा वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। जो निःशक्त बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए क्या कहा गया है। तो इसके ऑप्शन है हमारी समावेशी शिक्षा या विशेष शिक्षा या समेकित शिक्षा या कोई नहीं। तो जो निःशक्त बच्चे हैं उनके लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा का जो वर्ड यूज किया गया है वो किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वो है हमारा बाल्यावस्था जो होती है वो कौन सी अवस्था होती है। जो स्टार्टिंग की 5 वर्ष तक की होती है अवस्था बाल्यावस्था, या फिर 12 वर्ष तक की होती है, या 21 वर्ष तक की होती है, इनमें से कोई नहीं। तो जो बाल्यावस्था होती है वो हमारी होती है 5 वर्ष तक की, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, जो 5 वर्ष तक का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वो है हमारा व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। व्यक्तित्व जो है वो किस विकास की अवस्था है, अधिगम एवं वृद्धि। व्यक्तित्व विकास में क्या आता है, अधिगम एवं वृद्धि आता है, या व्यक्तिवृत्त अध्ययन आता है कि आप व्यक्तित्व विकास में विकास कर रहे हैं तो व्यक्तिवृत्त अध्ययन करेंगे, या फिर आप उपचारात्मक अध्ययन करेंगे उसमें, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हमारा अधिगम एवं वृद्धि, यानी कि आपके व्यक्तित्व विकास हो रहा है, यानी कि पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो रहा है। तो उसमें आप क्या है, आप कुछ ना कुछ नया नया सीख रहे हैं और उसकी क्या है, वृद्धि हो रही है, उसमें वृद्धि हो रही है साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है हमारा पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं, जो पिछड़े बालक होते हैं वो कैसे बच्चे होते हैं वो बताइए कि सीखने की गति उनकी धीमी होती है, या फिर उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है, IQ लेवल होता है वो होता है 80 to 90। एंड सा ऑप्शन है जो है मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार, यानी कि इनमें से क्या आंसर हो जाएगा, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखो, जो पिछड़े बालक होते हैं वो इनमें से कोई भी हो सकते हैं। उनकी या तो वो पिछड़े बालक इसलिए हैं क्योंकि उनकी सीखने की गति धीमी थी, इसलिए वो क्लास में बैठे हुए थे, टीचर भले ही उनको पढ़ा रहा था, उनकी सीखने की गति धीमी थी, इसलिए क्या है वो इतना ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे, इतना नहीं ले पा रहे थे, ठीक है। और बुद्धि लब्धि स्तर 80 to 90, यानी कि ये भी हो सकता है कि उनकी बुद्धि लब्धि कम हो, इसलिए वो पिछड़े रह गए हैं क्लास में, या फिर मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित है, या फिर वो जो मानसिक रूप है, मानसिक रूप से, मानसिक नहीं मानसिक रूप होगा यहाँ पे, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो या फिर असमायोजित हो, इसलिए वो पिछड़े रह गए। तो इनमें से ये तीनों ऑप्शन हो सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है हमारा कि विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। जो विकास है, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है। वृद्धि का मतलब क्या होता है, ज्ञान में वृद्धि, या संवेग में वृद्धि, या वजन में वृद्धि, या फिर आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा कि आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि होती है हमारी विकास में वृद्धि से तात्पर्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि परिपक्वता का संबंध क्या है। परिपक्वता यानी मैच्योरिटी का संबंध क्या है, विकास से है, या बुद्धि से है, या सृजनात्मकता से, या फिर रुचि से है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा विकास, ठीक है। ऑप्शन नंबर आ, इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा 15 नंबर का है कि तनाव और क्रोध की अवस्था है। जो तनाव और क्रोध होता है वो कौन सी अवस्था में होता है, शैशवावस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है, या फिर वृद्धावस्था में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा, यानी कि किशोरावस्था में तनाव और क्रोध की अवस्था किसको बोलते हैं, हम किशोरावस्था को बोलते हैं। और एक चीज और याद रखनी है, जो किशोरावस्था के जनक होते हैं, जनक हैं, उन्हें किस नाम से जानते हैं, तो उनको नाम जानते हैं हम स्टैनली हॉल के नाम से। किसके नाम से, स्टैनली
हॉल किशोरावस्था के जनक हैं स्टैनली हॉल साहब। और इन्होंने एक और परिभाषा दी है कि जो किशोरावस्था होती है वो होती है हमारी तनाव और तूफान की अवस्था। ठीक है, ये किसने कहा है? ये कहा है किशोरावस्था, यानी कि स्टैनली हॉल ने कहा है कि जो किशोरावस्था होती है वो तनाव और तूफान की अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वो 60 नंबर का, कि बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। यानी कि बच्चों की आपको रुचि बनाए रखनी है तो इसके लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। पहला, बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे कि बच्चे पढ़ कर आएँ और प्रश्न पूछें, या फिर आप कहेंगे कि स्वयं गतिविधि करेंगे, आप स्वयं गतिविधि करेंगे, यानी कि टीचर स्वयं गतिविधि करेगा और बच्चों को बताएगा कि उसने क्या क्या गतिविधि की है, या फिर आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे कि, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप गतिविधि करवाएं कोई, उसमें बच्चों को ही शामिल करें। ठीक है, और एक और ऑप्शन है कि बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा, ये सारे ऑप्शन सही सही लग रहे होंगे सभी को, है ना, लेकिन इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर द, यानी कि बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए आप कहेंगे, यानी कि बच्चे स्वयं गतिविधि करेंगे और फिर सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक बच्चे की मानसिक आयु दी है 12 एज, कितनी? 12 वर्ष, 12 वर्ष की है मानसिक आयु, और वास्तविक आयु है वो है 10 वर्ष। यानी कि मानसिक आयु दी है आपको और वास्तविक आयु दी है, तो उसकी बुद्धि लब्धि यानी कि IQ बताना है आपको कि IQ उसका क्या होगा। तो गाइस, मानसिक आयु का फॉर्मूला होता है मेंटल एज अपॉन रियल एज, यानी कि आपको मेंटल एज ऊपर रखनी है और रियल एज नीचे रखनी है और इंटू कर देना है आपको 100 से। ठीक है, तो जो यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि मानसिक आयु है आपकी कितनी है? 12 है, यानी कि किसी बच्चे की मानसिक आयु 12 है और उसकी वास्तविक आयु है 10 और इंटू करना है आपको 100 से, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा 120। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 120। कभी भी कोई भी एज दे रखी हो, मानसिक आयु और वास्तविक आयु दे रखी हो और आपको IQ लेवल बताना है बच्चे का कि क्या है, तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है, जो शारीरिक विकास का क्षेत्र है वो बताना है कि स्नायु मंडल होता है, स्मृति होता है, अभिप्रेरणा होता है या समायोजन होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा स्नायु मंडल, क्योंकि अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन ये शारीरिक विकास का क्षेत्र नहीं है, स्मृति भी शारीरिक विकास का क्षेत्र नहीं है यानी कि मेमोरी, और समायोजन एकोमोडेशन भी आपकी शारीरिक विकास का क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है हमारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन कैसे किया जाना चाहिए? मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, इसलिए किया जाना चाहिए कि मूल्यांकन करेंगे तो बच्चे आपके पढ़ेंगे, या फिर इससे पता लगता है कि बच्चे की उपलब्धि क्या है, कि बच्चे ने क्या उपलब्धि हासिल की है। मूल्यांकन से पता लगता है कि उसने क्या उपलब्धि हासिल की है, या फिर आपको ये पता लगता है कि बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है कि बच्चे का जो सीखने का स्तर है, सीखने का जो लेवल है वो क्या है, या फिर आप ये बताएंगे, ये कहेंगे कि शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है कि आप मूल्यांकन करेंगे तो आपके शिक्षकों की उपलब्धि के बारे में आपको पता चलेगा, है ना, पता लगेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सा, यानी कि ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बच्चों के सीखने के स्तर के ज्ञान का पता लगता है कि उनके सीखने का स्तर, कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये पता लगता है कि बच्चों की उपलब्धि, आपको बच्चों की उपलब्धि का पता नहीं लगाना है कि वो क्या उपलब्धि हासिल कर रहे हैं। ठीक है, आपको उनके स्तर का पता लगाना है ताकि आप उनको और बेहतर अच्छे से सिखा सकें, उनकी उपलब्धि अभी से नहीं नाप सकते आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि, शरीर के आकार में वृद्धि क्यों होती है? शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण, या फिर आपके संवेगात्मक विकास के कारण, या संज्ञानात्मक विकास के कारण, या नैतिक विकास के कारण। तो शरीर की बात की जा रही है, शरीर के आकार की वृद्धि की बात की जा रही है, तो नैतिक विकास से इसका कोई रिलेशन नहीं होगा, संज्ञानात्मक विकास से भी इसका कोई रिलेशन नहीं होगा, ज्ञान से थोड़ी होगा, ना ही इसका संवेगात्मक विकास से कोई रिलेशन होगा, वो रिलेशन होगा वो होगा शारीरिक और गत्यात्मक विकास से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जो मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं वो कारक कौन से हैं? वंशानुक्रम है, परिवार का वातावरण है कि परिवार का कैसा वातावरण है, अच्छा बुरा, या फिर परिवार की सामाजिक स्थिति मानसिक विकास को प्रभावित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि उपरोक्त सभी जो है वो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, ठीक है, कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है, यानी कि जो वैज्ञानिक है उन्होंने कहा है कि सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है, वो कौन है? स्किनर है,
पियाजे हैं, थॉर्नडाइक हैं या फिर लेव वाइगोत्स्की हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पियाजे, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बताया था और उन्होंने 4 स्टेज भी दी थी। ठीक है, तो जो सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है, ये किसने कहा है? ये कहा है हमारा पियाजे साहब ने। ठीक है, और इसके साथ साथ थॉर्नडाइक के बारे में काफ़ी एडिशनल मैं जानकारी बता ही चुकी हूँ कि इन्होंने 3 नियम दिए थे, हमारे तत्परता का नियम, सीखने के 3 नियम दिए थे। ठीक है, और लेव वाइगोत्स्की जो थे उन्होंने भी संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात की, लेकिन उन्होंने यूज किया है वो भाषा का यूज किया और सामाजिकता का यूज किया है। ठीक है, सामाजिक वर्ड कहीं कहीं भी आपको देखने को मिल जाए तो आप लेव वाइगोत्स्की आंख बंद करके लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पियाजे कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। जो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है उसके अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज है ना, कौन सी होती है? जन्म से 2 वर्ष की होती है या 2 से 7 वर्ष की होती है, 7 से 11 वर्ष की होती है या फिर 11 से 16 वर्ष की होती है? तो आपको पता है कि पियाजे ने कितनी स्टेज दी हैं? 4 स्टेज दी हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास की कितनी स्टेज दी हैं? वो दी हैं 4। और इन्होंने जो 4 स्टेज दी हैं उसमें से जो पहली स्टेज थी जन्म से 2 वर्ष की, यानी कि उसको बोला था उन्होंने संवेदी पेशीय या फिर संवेदनात्मक अवस्था, और दूसरी थी वो थी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था यानी कि 2 से 7 वर्ष की थी, और जो तीसरी अवस्था थी वो थी स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि इसमें क्या करता है बच्चा? मूर्त चीज़ों को देखता है, और जो चौथी थी वो थी औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, या फिर उसको बोला था कि अमूर्त चीज़ों के बारे में वो जानकारी करेगा। ठीक है, देखो जो संवेदी पेशी अवस्था है थोड़ा सा इनके बारे में बता देती हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं अपन को, है ना। तो जो संवेदी पेशी अवस्था है या इंद्रिय जनित अवस्था भी कहा है इन्होंने, तो इन्होंने इसके बारे में बताया था कि जो बच्चा होता है वो आत्म केंद्रित होता है। ठीक है, बच्चा आत्म केंद्रित होता है इस अवस्था में, और इसके साथ साथ बालक में जो होती है वो सर्वाधिक उत्तेजना रहती है इस अवस्था में। ठीक है, यानी कि आपने देखा होगा छोटे बच्चों को वो अंगूठा ही चूसने लगते हैं ना। ठीक है, और जो दूसरी वाली जो अवस्था होती है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो इसमें जो होती है अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है। इसको जो पियाजे साहब हैं उन्होंने कहा है कि अतार्किक चिंतन की जो अवस्था होती है वो होती है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये वाली 2 से 7 तक की जो एज रहती है। और इसके साथ साथ आपने स्थायित्व का भाव भी रहता है उनमें, जीव बात का भाव, सजीव चिंतन, और एक और चीज़ बताई थी उन्होंने अपलट, यानी कि कुंडी लगा देते हैं और फिर लगाना तो जानता है पर उसको खोलना नहीं जानता। और इसके साथ साथ आपने एक चीज़ और देखी होगी कि बच्चे में जो होते हैं, अगर आप एक छोटा गिलास देते हैं और एक देते हैं आपको इस टाइप के साइज का गिलास, तो वो उससे पूछा जाए कि मतलब पानी किस में ज़्यादा भरा है, तो वो इसका ही बताएगा कि इस वाले गिलास में जो क्या है पानी फुल भरा है, इसलिए वो कह देगा कि इस गिलास में जो सबसे ज़्यादा पानी भरा है। ठीक है, और तीसरी जो अवस्था होती है वो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वो होती है 7 से 11 वर्ष की अवस्था। और इसमें क्या होता है बच्चा, जो संज्ञानात्मक विकास का मुख्य जो परिवर्तन होता है, इसमें परिवर्तन इसी में होता है। इनकी जो मूर्त क्रियात्मक अवस्था है इसमें क्या करता है बच्चा? तार्किक क्रियाएं करता है, यानी कि तार्किक चिंतन करेगा, यानी कि तर्क शक्ति का यूज करेगा। तार्किक चिंतन किस अवस्था में करेगा? ये तीसरी अवस्था में करता है। और बालक का चिंतन केवल मूर्त अवस्थाओं तक ही सीमित रहता है, ये भी आपको याद रखना है। और जो अपलट वाली अवस्था थी, यानी कि 2 से 7 वर्ष की थी, वो इसमें क्या हो जाती? चेंज हो जाती है, वो हो जाती है पलट में चेंज हो जाती है, यानी कि वो पलटने लगता है, यानी कि कुंडली लगा के वो कुंडली खोलना भी जानने लगता है, लगाने के साथ साथ वो खोलने भी जानने लगता है। और इसके साथ साथ बालक दिन, तारीख और समय, महीने, वर्ष के बारे में भी जानने लगता है इस अवस्था में। ठीक है, और इसके बाद जो लास्टवी अवस्था उन्होंने बोली थी 11 से 16 साल की जो अवस्था होती है, इस अवस्था में क्या करता है बच्चा? अमूर्त चिंतन करने लगता है। ठीक है, जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है इसमें बच्चा करने लगता है अमूर्त चिंतन करने लगता है, कल्पनाओं का विकास करने, यानी कि कल्पनाएं करने लगता है बच्चा, परिकल्पनाएं यानी चिंतन करने लगता है। ठीक है, तो ये जो बताई थी वो बताई थी हमारी पियाजे साहब ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार जो संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है, तो मैंने अभी बताया था कि जो संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है वो होती है हमारी जन्म से 2 वर्ष की अवस्था, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। इसको इंद्रिय जनित अवस्था भी बोलते हैं, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारी वो है कि आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे का योजना कार्य करना होगा, यानी कि प्रत्येक टीचर को कितने घंटे पढ़ाना होगा, यानी कि कितने घंटे यूज़ करने हैं आपको अपनी क्लास में। तो वो है एक क्लास में आपको 45 घंटे देने होंगे, या 30 घंटे, या 42 या 50 घंटे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि आपको 45 घंटे की क्लास रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम
2009 लागू नहीं होता। जो 2009 है वो किस पर लागू नहीं होता? निःशक्त बच्चों पर लागू नहीं होता, कि 6 से 14 आयु वर्ग वाले बच्चों पर लागू नहीं होता, या फिर 14 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों पर लागू नहीं होता, या फिर बच्चों की नियमित उपस्थिति पर लागू नहीं होता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि जो 14 से 18 वर्ष के बच्चे हैं उन पर लागू नहीं होता है, क्योंकि ये जो होता है लागू वो होता है 6 से 14 आयु वर्ग वाले बच्चों पर, या निःशक्त बच्चे भी आ सकते हैं इसमें, या फिर इनकी बच्चों की नियमित उपस्थिति भी इसमें आ सकती है। ठीक है, ये इसका ऑप्शन सही है, क्योंकि इस पर लागू नहीं होता। ऑप्शन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि आपकी कक्षा का बच्चा जो है सी को डी लिख रहा है, ठीक है, सी को क्या लिख रहा है? डी, और डी को लिख रहा है सी, यानी कि लिखने की अक्षमता है। ठीक है, सी को डी लिखता है, वो डी को सी लिखता है, तो लिखे या पढ़े, इन शब्दों को क्या लिखे या फिर पढ़े, तो वह कौन सा रोग से पीड़ित होगा? मैं इसके पहले वाली वीडियो में भी आपको इसके बारे में बता चुकी हूँ कि जो लिखने पढ़ने की जो पढ़ने की अक्षमता होती है उसमें सिया और जिया वर्ड देखना है बस आपको, और टिक कर देना है डिसलेक्सिया। उसके आगे कुछ भी नहीं देखना है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है उसमें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है हमारा 27 कि अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत में से बताना है आपको कि कौन सा सिद्धांत है जो अधिगम का व्यवहार का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, या फिर प्रबलन का सिद्धांत, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको बता दूं कि ये जो तीनों सिद्धांत हैं वो अधिगम के ही सिद्धांत हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है हमारा 28वां कि इनमें से कौन पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा कौन सा ऑप्शन है वो एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, या फिर पढ़ाई को रटंत्र प्रणाली से मुक्त करना, या फिर अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, या फिर बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। तो आपको मैं पहले ही बता दूं कि जो हमारा एनसीएफ कहता है वो बाहरी जीवन से, यानी कि जो आपकी स्कूल की शिक्षा है आपको हमेशा उसको बाहरी जीवन से ही जोड़ना है। तो ये तो हमारा राइट है। अब पढ़ाई को ये रटंत्र, मैंने बोला था कि जो रटंत्र यानी कि रटंत्र से मुक्ति करना है, रटंत्र प्रणाली नहीं पढ़ाने की, रटने बच्चों से ये नहीं कहना है कि आपको इस चीज़ को रट के लाना है, याद करके लाना है, सीखना है, ये तो बिल्कुल नहीं कहना है आपको बच्चों को। ठीक है, तो रटंत्र से क्या करना है? मुक्त करना है। ठीक है, विदाउट बर्डन। अब नेक्स्ट है कि जो अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना है, तो ये कहीं नहीं लिखा है कि आपको अंग्रेजी भाषा में ही शिक्षा देनी है, या फिर बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना है। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा कि बच्चों को चहुमुखी विकास के उपलब्ध जो अवसर हैं उनको उपलब्ध कराना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसको अवसर देने हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अंग्रेजी भाषा में शिक्षा। तो ये कहीं नहीं लिखा है कि आपको अंग्रेजी भाषा में, ये जरूर लिखा है कि आपको उसको शिक्षा देनी है उसकी खुद की मातृभाषा में। ठीक है, उसको उसकी मातृभाषा में शिक्षा देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि है, सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि, अच्छा ये बताइए कि प्रोजेक्ट विधि दी किसने थी? इसको कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए कि जो प्रोजेक्ट विधि थी वो किसने दी थी। तो इसका जो ऑप्शन है कि सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? बाल्यावस्था के लिए है, पूर्वावस्था के लिए है, किशोरावस्था के लिए, और फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी के लिए है। जो प्रोजेक्ट विधि है वो बाल्यावस्था के लिए भी है, बाल्यावस्था के लिए भी है, और किशोरावस्था के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारा कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। भाषा के लिए कितनी भाषाएं निहित है? एक भाषा निहित है, 2 भाषा निहित, कि 3 भाषा में है, कि बहुभाषा में है? तो जो हमारी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा है, जो रूपरेखा लिखी गई है वो हमारी एक ही भाषा में लिखी गई है। ठीक है, तो ये हमारे सारे क्वेश्चन आज कंप्लीट हुए, यानी कि टोटल 30 क्वेश्चन आज मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। तो गाइस ये हमारी ये जो क्लास 3 यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की क्लास 3 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके पहले भी मैं 2 क्लासेस और आपको दे चुकी हूँ, और इसके भी उनमें भी मैं 30 क्वेश्चन ही आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। तो गाइस जिन लोगों ने वो मेरी क्लास ना देखी हो तो उसको देखना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर देखिए। सो गाइस थैंक यू, टेक केयर एंड बाय। और आप ये भी बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, थैंक यू।